गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार पर। मैं रोहित सिंह आज आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 9 लेके आया हूं, जिसमें मैं वर्थ से संबंधित आपको सब चीज़ें बताऊंगा। आप सभी की फुल डिमांड थी कि वर्थ हमें जल्दी से करा दीजिए, वर्थ से अच्छे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सभी संभावित टाइप जो आपके पेपर में आएंगे वर्थ से संबंधित, वो सभी आज मैं इस वीडियो में लेने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्थ इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, ठीक है। अब सर्किल बनता कैसे, थोड़ा सा वो चीज़ जान लेते हैं। मानो कि मैंने एक बिंदु लिया, ठीक है, और एक बिंदु से एक फिक्स दूरी ली। ये मैंने एक फिक्स दूरी ली भाई, ये मार्कर जितनी, ये यहाँ तक करीब आ रही है। और इस फिक्स दूरी को लेकर इस बिंदु को निश्चित रखते हुए मैं इसको ऐसे घुमाता चला जाऊं, ठीक है। इस तरह से मैं घुमाता चला जाऊं तो क्या होगा बेटे, ऐसे करने से एक आकृति प्राप्त होगी मुझे, ठीक है, जिसके लिए ये बिंदु क्या होगा, फिक्स बिंदु होगा। और इस बिंदु की खासियत ये होगी कि यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, 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 ये सभी दूरियां क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो ये जो बिंदु हमें यहाँ पर मिला, इस बिंदु को कहते हैं वर्त का केंद्र। क्या कहते हैं, वर्त का केंद्र, जिसको O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो ये सारी हमें फिक्स दूरियां मिली, ये सभी जो दूरियां मिली, ये सभी क्या कहलाती है, वर्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम R से, छोटे r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़े R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आप सभी को। ये हुआ हमारा वर्त, जिसकी सभी ये त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब इससे संबंधित कुछ चीजें सीखते हैं। वर्त का व्यास, व्यास, ठीक है ना। क्या सीखना है बेटे, वर्त का व्यास, वर्त का व्यास। ये मेरे पास में हमने एक वर्त बनाया, सर्किल बनाया, ये इसका केंद्र O, ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, इसको A माना, इसको B माना। ये बिंदु बोला जाएगा परिधि पर स्थित बिंदु। किस पर बेटे, परिधि पर स्थित बिंदु। और ये बिंदु भी क्या बोला जाएगा बेटे, परिधि पर स्थित बिंदु। ठीक है। अगर इस परिधि पर स्थित बिंदु से इस बिंदु को केंद्र से होते हुए इस दूसरी ओर परिधि के बिंदु से मिला दूं, तो मेरे पास में AB की लंबाई जो होगी, AB की लंबाई, ये AB की लंबाई क्या कहलाएगी, वर्त का व्यास कहलाएगी, वर्त का व्यास कहलाएगी। कि वर्त का व्यास कहलाएगी। एक पॉइंट और याद रखना, वर्त का जो व्यास होता है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त का जो व्यास होता है वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। जीवा क्या होती है अभी डिफाइन करूंगा, धीरे धीरे, जाना कहीं नहीं है, यहीं पर देखना है, सब चीज़ें बताई जाएगी। ऐसे कितने व्यास हो सकते हैं, ऐसे भी व्यास हो सकता है, ये कोई बिंदु C, ये कोई D, ऐसे भी व्यास हो सकता है, ये E, ये F, ऐसे भी व्यास हो सकता है, ये G, ये H। जी आप ऐसे कितने व्यास खींच सकते हो, तो भाई इस पे मैं अनंत व्यास खींच सकता हूँ। कितने, अनंत व्यास। कितनी त्रिज्या होगी, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, ठीक है। केंद्र सभी का ये है। व्यास कब कहलाता है, जब एक परिधि के साइड से बिंदु दूसरी परिधि के साइड पर मिलता है केंद्र से होते हुए, केंद्र से होते हुए। जरूरी क्या है याद रखने वाली बात, कि केंद्र से होते हुए जो लाइन परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलेगी, वो लाइन ही क्या कहलाती है बेटे, वर्त का व्यास कहलाती है। इसको हम वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। अब जब ये बात आ गई तो हम जान लेते हैं बेटे वर्त की जीवा क्या होती है। वर्त की जीवा,
वर्त की जीवा क्या होती है समझो बेटा, ये आपका वर्त है, ठीक है। एक परिधि पे बिंदु मैंने ये लिया ए, एक परिधि पे बिंदु लिया मैंने बी, और केंद्र ओ यहां पर है। इस ए को बी से मिलाया तो मेरे पास में क्या आया बेटे, ए बी आई, है ना, ए बी। क्या यह ए बी रेखा केंद्र से जा रही है? नहीं जा रही ना केंद्र से। तो वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं पर आपस में मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं जाती, उस रेखा को हम क्या कहते हैं बेटे, वर्त की जीवा कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगी बेटे, वर्त की जीवा कहलाएगी। ए बी यहाँ पर क्या होगी, वर्त की जीवा, जीवा हो गई जीवा, क्योंकि ये यहाँ पर केंद्र से नहीं जा रही। कितनी जीवा होगी, या भी जीवा हो सकती है बेटे, या भी जीवा हो सकती है, या भी जीवा हो सकती है, ये 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 भी जीवा हो सकती है, ठीक है ना। जितनी भी संभावित जीवा है मैं खींच रहा हूँ, सभी जीवा है बेटे, ये सभी इसकी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। समझ में आई बात सभी को। तो इसकी बेटे बहुत सारी जीवा भी हम इसकी यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद जो आपके सिलेबस में यहाँ दिया गया है, अर्धवर्त क्या होता है, क्या दिया हुआ है बेटे, अर्धवर्त। ये मेरा व्यास, इस व्यास पे मैंने इतना वर्त बनाया, केवल इस व्यास पर यहाँ पर केंद्र हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाया, अर्धवर्त। ये क्या कहलाती है, अर्धवर्त की ऊंचाई। जो अर्धवर्त की ऊंचाई होती है वो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अर्धवर्त की ऊंचाई अर्धवर्त की त्रिज्या के ही बराबर होती है, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ए से लेकर बी तक पूरा क्या है बेटे, ये इसका व्यास है। क्या कहलाएगा, इसका पूरा व्यास कहलाएगा। सही है, समझ में आई बात सभी को, ठीक है। अब ये तो हुई सर्किल से संबंधित कुछ आधारभूत चीज़ें। इसी तरह से मैं बताता हूँ बेटे, वर्त का चाप क्या होता है। लिखने के लिए नहीं आता, कंसेप्ट के लिए जान लेते हैं, क्योंकि उस चाप से हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जिसकी आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना 100% या 99% के आसपास है। जैसे कि मैंने एक बिंदु, ये सर्किल बनाया, ये इसका केंद्र हुआ। इसके केंद्र पर बेटे देखो, ये मैंने दो बिंदु ले लिए ए और बी। अगर इन बिंदुओं को ऐसे मिलाऊं तो क्या मिलेगी मुझे, जीवा। अगर मैं ये देखूं, ये जो घुमावदार पाथ है, ये घुमावदार पाथ है, ये इसकी क्या कहलाती है बेटे, ये इसका कहलाता है चाप। क्या कहलाता है, इसका चाप कहलाता है। एक चाप तो ये हो गया, इसको यहाँ पर इस पर एक पॉइंट और ले लेता हूँ, या मैं कोई बिंदु मान लेता हूँ इस पर P। तो ए पी बी, और चाप जो होता है उसके ऊपर ऐसे साइन बना देते हैं, यानी ए पी बी एक चाप है। कैसा चाप है इस वर्त का, इसे कहते हैं बेटे लघु चाप। मैंने एक बिंदु यहाँ पर T मान लिया। अब देखो ये इतना एरिया भी तो बचा, ये इतना बड़ा घुमावदार, कैसे कि मैं ऐसे बना दूँ केवल। ये यहाँ पर मैंने क्या लिया बेटे, केवल और केवल क्या लिया, ऐसे स्माइल कर रहे हो आप, ठीक है ना, ये आपकी स्माइल है। तो ये यहाँ पर चाप बना, ये ए, ये पी, और ये क्या था बी। तो ये आपका लघु चाप बना। और ये क्या है, देखो बड़ा चाप बना हुआ है ना, केंद्र यहाँ पर होगा, इसका केंद्र भी यहाँ पर कहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा बेटे, इसका नाम ए, ये बी, और ये टी माना हुआ है। तो ए टी बी, और चाप का साइन ऐसे, इसे क्या कहेंगे बेटे, दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप, ठीक है ना, ये होता है दीर्घ चाप। सर आप बता रहे थे कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक प्रमेय में यहीं पर डिस्कस करते चलता हूँ आपके साथ में, कंसेप्ट पूरा हो जाएगा इसका, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर बढ़ते हैं। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए इसे। ये आपका दीर्घ चाप कहलाया, ये आपका लघु चाप कहलाया। लघु चाप देखो ऐसे, दीर्घ चाप ये आपका ऐसे बना यहाँ पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ अब मैं आपको, आज के लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके पेपर में ऐसे ही आपको मिल जाएगी। ये मेरे पास ए और ये मेरे पास बी है, तो यानी ये मेरे पास एक चाप है। इस चाप द्वारा इस केंद्र पर एक कोण बनाना है। तो कैसे कोण बनेगा बेटे, यहाँ से मैंने एक त्रिज्या ऐसे मिलाई और एक त्रिज्या मैंने यहाँ से ये मिलाई, ठीक है। तो ये इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा।
क्या नाम दे दिया, अल्फा 1 2 कुछ भी मान सकते हैं। तो ये इस चाप द्वारा इस केंद्र O पर आंतरित कोण हो गया अल्फा। अब ये जो चाप है ये केंद्र पर भी कोण बना सकता है और ये कहाँ बना सकता है कोण, देखो ऐसे भी कोण बनाया इसने बेटे। ये कोण क्या बना, इस पॉइंट को आप मान लो बेटे P। ये बिंदु कहाँ है, परिधि पर, तो ये कोण क्या बना कहलाएगा बेटे, परिधि पर आंतरित कोण। इसको मैंने मान लिया बेटे क्या, बीटा। क्या मान लिया, बीटा। चाप AB द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण क्या है, अल्फा। चाप AB द्वारा परिधि पर आंतरित कोण कितना है बेटे, बीटा। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, जो अल्फा होता है वो 2 गुणा बीटा होता है। वो 2 गुणा क्या होता है बेटे, बीटा कहलाता है। ठीक है ना, यानी इसको ऐसे पढ़ते हैं, केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का 2 गुणा होता है। ठीक है, केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का 2 गुणा होता है। ये चित्र ऐसे बनाया, ये चित्र अलग तरीके से आ सकता है, सारी चीज बताता हूं यहीं पर मैं आपको। ऐसे भी आ सकता है सवाल। ये थ्योरम याद रख लेना भाई, याद रख लेना, याद 100% सवाल लोगे इससे आप, और मुझे आगे कहोगे हाँ सर ये आपने बताया था आ गया। जो क्वेश्चन कराऊंगा हो सकता है वैसे ही आ जाए। ये ऐसे भी आ सकता है A और ये क्या आ गया B। इसके द्वारा देखो केंद्र पर आंतरित कोण ये हो गया, केंद्र पर आंतरित कोण हमने अल्फा मान लिया बेटे यहाँ पर। ये एंगल ऐसे ही बन सकता है, एक कोण ऐसे बनाया इसने, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाया, देखो ये भी परिधि पर आंतरित कोण है P। इधर से भी बन सकता है, ऐसे करके ऐसे बनाया बेटे इसने। ठीक है ना, सही है, सही है। ये क्या हो गया बेटे आपका M, ये भी क्या है, परिधि पर आंतरित कोण है। तो ये अल्फा, ये तो हो गया बीटा, ये क्या मान लिया मैंने बेटे, इसको मान लिया मैंने गामा। क्या मान लिया बेटे, गामा। तो यहाँ से भी क्या होगा, अल्फा बराबर भी 2 बीटा होगा या अल्फा बराबर 2 गामा होगा। क्या होगा बेटे, गामा होगा। एक बात और याद रखना, चलो जब ये बात आ गई एक जिक्र और कर लेते हैं यहीं पर। ये चीज़ भी आप याद रख लेना, इस तरह से चित्र भी आ सकता है हमारा। ये A और ये B और ये क्या होगी बेटे, मेरी जीवा होगी। इस जीवा द्वारा, अभी तक तो हमने बात करी थी चाप द्वारा, अब हम बात कर रहे हैं जीवा द्वारा। जीवा द्वारा एक कोण ये आंतरित हुआ परिधि पर, ये जीवा द्वारा आंतरित कोण है बेटे परिधि पर। और इसी तरह ये कोण भी क्या है, जीवा द्वारा, AB जीवा द्वारा, AB जीवा, ये जीवा है, ये जीवा, AB जीवा द्वारा ये P और ये T मान लिया। ये कोण क्या बना, मान लो अल्फा, ये क्या बना, बीटा। एक ही जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर आंतरित कोण बराबर होते हैं, यानी अल्फा बराबर यहां से क्या हो जाएगा, बीटा के हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा के हो जाएगा। बहुत अच्छे, समझ में आ रही है सभी बातें, वेरी गुड। ठीक है, ठीक 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 है। ये थ्योरम बेटा याद रख लेना, मैं बता रहा हूं इसे याद रख लेना, ये तो आएगा 100%, लिख लो मेरे से बस। आज के आज पढ़ लो, ये सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोकता ऐसे। अब वर्त के बारे में छोटी छोटी सी बातें और जान लेते हैं बेटा। ये इसकी त्रिज्या R, ठीक है, ये इसका केंद्र O। तो वर्त का व्यास क्या होता है बेटे, वर्त का व्यास, वर्त के व्यास को हम D से दिखाते हैं, D बराबर होता है बेटे 2 पाई R। सॉरी, वर्त का व्यास होता है बेटे 2R, है ना, त्रिज्या का दुगुना। तो त्रिज्या का दुगुना हो गया। वर्त की त्रिज्या क्या होगी बेटे, फिर वर्त की त्रिज्या व्यास के रूप में बताओ, R बराबर क्या होगा बेटे, D/2 सूत्र लग जाएगा। ठीक है ना, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या बेटे, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बोलो या क्या बोलो, परिमाप, दोनों में एक ही चीज लगाना है, एक ही फॉर्मूला 2 पाई R। ठीक है ना। चौथा फॉर्मूला, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल
हो जाएगा बेटे पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ त्रिज्या के रूप में। अगर इसको बोलूँ मैं बेटे पाई डी अपॉन 4, ठीक है ना, तो ये किस रूप में हो जाएगा, व्यास के रूप में। ये किसके रूप में आ जाएगा, व्यास के रूप में आ जाएगा। ये सभी सूत्र जल्दी से आप राइट डाउन कीजिए वर्त के, तब तक मैं आपको अर्धवर्त के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये आपका अर्धवर्त है, ये इसका केंद्र है। अब अर्धवर्त के बारे में जो बात बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आएगी, 100% आने के चांस है। वो क्या है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अर्धवर्त में देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये ऐसे कोण बना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो कोण बना है अल्फा, इसको बोलते हैं अर्धवर्त में स्थित कोण। अर्धवर्त में स्थित कोण। जो अर्धवर्त में स्थित कोण होता है वो क्या होता है बेटे, हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। यानी इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। पेपर में कभी देगा नहीं कि ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है ना, आपको चित्र बना के खुद से पहचानना होगा वो, या वो लिख देगा यहाँ पर अर्धवर्त में एक कोण बन रहा। तो अर्धवर्त में स्थित कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी देगा कि पूरा वर्त दे दिया, ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना, फिर एक ऐसे यहाँ पे ऐसे बना दिया, देखो ऐसे बना दिया, तो देखो ये अर्धवर्त में स्थित है यहाँ पर। अगर मैं इसको मिटो दूँ तो देखो अर्धवर्त में है ये अपना आप क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये केंद्र से आ रही है, यहाँ पर इसका केंद्र है, ये व्यास है, ये भी क्या हो जाएगा बेटे, अर्धवर्त हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई बात। वैसे जो मैंने एक चतुर्भुज सा बना दिया इसके अंदर, ये चतुर्भुज कहलाते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। अभी बस इतना जान लो कि अर्धवर्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है, और ये अर्धवर्त का कंसेप्ट पूरे वर्त में भी लग जाता है। अब इसके चित्र कैसे बन सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे भी बन सकता है मेरे लाल बाल गोपाल, ऐसे बन के ऐसे, ऐसे बन के ऐसे, ऐसे बन के ऐसे, ऐसे बन के ऐसे, है ना। आप कैसे ही बना लो, जितने भी यहाँ पर कोण बनेंगे, जितने भी कोण बनेंगे ये अर्धवर्त के व्यास द्वारा, बस ये केंद्र होना चाहिए। अर्धवर्त के व्यास में जितने भी कोण बने, इन सभी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों होगी 90 डिग्री, अगर कोई बता दे मुझे। देखो मैंने अभी एक कंसेप्ट बताया बेटे आपको, ये वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी जीवा ए बी है। जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है बेटे, समान होता है। यानी ये कोण बराबर होता है कि नहीं होता, क्योंकि एक ही सेगमेंट द्वारा, एक ही जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर आंतरित कोण है। अगर ये वर्त की, देखो ये मिटो दिया मैंने, ये सब मिटो दिए मैंने, मैं कह रहा हूं ये अर्धवर्त में स्थित कोण हो गया 90 डिग्री, तो ये ऐसे बना तो क्या होगा, ये ऐसे बना तो क्या होगा, ये ऐसे बना तो क्या होगा। भाई इस जीवा द्वारा तो बनाई जा रही, और ये जीवा क्या होती है, ये है तो यहाँ पर व्यास, पर व्यास के बारे में क्या बताया, यह वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो एक ही जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर अलग अलग आंतरिक कोण है, इनमें से एक 90, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 90 हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, कंसेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अर्धवर्त के बारे में कुछ फॉर्मूले बेटे। अर्धवर्त का व्यास क्या होता है बेटे, d बराबर 2r, सेम फॉर्मूला। अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तीसरा बेटे, अर्धवर्त की परिधि, बेटे अर्धवर्त में परिधि अलग होती है और परिमाप अलग होता है। अर्धवर्त में परिधि अलग होती है, परिमाप अलग होता है, बात याद रखना। परिधि क्या होगी, जो इसकी परिधि है उसका आधा, यानी 2πr, और इसका आधा कर दो तो क्या बचा बेटे, πr। तो डायरेक्ट हमें क्या याद रखना है कि πr। कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको। अब इसका परिमाप क्या होगा बेटे, अर्धवर्त का परिमाप। अच्छा आप बताओ मुझे, परिमाप की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी आकृति का अगर हम परिमाप निकाल ले तो उसकी डेफिनेशन क्या है बेटे। परिमाप की डेफिनेशन ये कहती है,
सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, यानी जितनी भी भुजा उसमें दिख रही है उन सभी का योग कर दो। ये क्या होता है? परिमाप होता है किसी भी आकृति का। कोई भी आकृति ले लेना मैथमेटिक्स में, वॉट एवर यू आर टेकिंग, है ना, कोई भी शेप ले रहे हो, वो अगर वो उसकी सभी भुजाओं का, उसके सभी साइड का जो योग होता है वो परिमाप कहलाता है। इस अर्धवृत्त में कितनी भुजा है? एक तो ये घूमी हुई भुजा है जिसको हम परिधि बोलते हैं। केवल और केवल ये जो घूमी हुई भुजा है, ये घूमी हुई भुजा ये क्या बोली जाती है? परिधि। और एक भुजा ये भी तो है भाई, देखो समझो बात को, अर्धवृत्त है ऐसे, ऐसे अर्धवृत्त बना कुछ है ना, समझ रहे हो तुम मेरी बात? ये भी तो एक भुजा दिखेगी इसकी, और एक भुजा घूमी हुई दिखेगी ऊपर से, समझ रहे हो बात? ये सीधी और ये वर्त। तो एक भुजा ऐसे करोगे, ऐसे जैसे सेब काटा, तो सेब जिधर से कटता है एक साइड से उधर दिखता है, और एक ऊपर उसकी रेड रेड दिखती है, ठीक है ना। तो जो वो रेड रेड दिख रही है वो क्या है? परिधि। और जिधर से सेब कटा जो आपको पूरा गोल नजर आ रहा है, सर्किल जैसा नजर आ रहा है, वो क्या है बेटे? उसकी वो एक साइड वो है। तो कितनी साइड होगी बेटे? एक तो इसकी परिधि होगी, वो परिधि क्या होती है? पाई आर। और जो ये साइड होती है ये कितनी होती है? जमा 2r। ये इसका व्यास लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है बेटे? व्यास। तो यहाँ से अगर आ रहा, बस ये आपका इतना ही लिख लो इसमें, पाई आर जमा 2r। पांचवा फॉर्मूला बेटे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ये मैंने वर्त लिख दिया, सॉरी, इसे आप अर्धवर्त कर लो। ये भी अर्धवर्त, ये भी अर्धवर्त, ये भी अर्धवर्त, इसको अर्धवर्त, सब ठीक कर लेना भाई। इसे अर्धवर्त का क्षेत्रफल, भाई जो इसका क्षेत्रफल होगा उसका आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन हाफ। ये तो हो गया त्रिज्या के रूप में। अगर व्यास के रूप में लिखोगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, ये व्यास के रूप में हो गया, ये त्रिज्या के रूप में हो गया। जल्दी से राइट डाउन कर लो आप। अब इससे आगे हम क्या करने वाले हैं, इस वर्ष से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सभी को 1 बाय 1 सोल्व करने वाले हैं। जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन करना, सभी क्वेश्चन को, है ना, सभी फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो किया सभी बच्चों ने ये। अब आइए आपका एक सवाल लेते हैं। जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं इस बार। जो मैंने अर्धवर्त में स्थित कोण समकोण वो बताया था बेटे, समकोण और चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और परिधि में आंतरिक कोण का दुगुना होता है, उससे रिलेटेड एक सवाल है, टाइप नंबर 1। सवाल में आपको एक चित्र दिया गया है, कहा गया है ये ऐसे और ये ऐसे। ये यहाँ पर दिया गया है बेटे 40 डिग्री। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये लाइन ऐसे खींची गई है। ये आपका केंद्र ओ हो गया, ठीक है। सवाल में पूछा गया क्या है, एंगल ओ बी सी बराबर क्या होगा, एंगल ओ सी बी बराबर क्या होगा, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा। ये तीन चीज़ें पूछी गई है। मैं इनको राइट डाउन कर रहा हूँ। ये हो गया आपका एंगल 1, यानी आपको एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया आपका एंगल 2, यानी आपको एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है ना। और ये आपका एंगल हो गया 3, और आपको एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 2 गुना एंगल बी ए सी। एंगल बी ए और सी, यानी इसका डबल होता है कि नहीं होता। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कैसे समझाता हूँ एक बार और। ये मैंने बीटा बताया था, ये मैंने अल्फ़ा बताया था। क्या बताया था, अल्फ़ा बराबर क्या होता है 2 बीटा। अल्फ़ा क्या है, केंद्र पर आंतरिक कोण, और बीटा क्या है बेटे, परिधि पर आंतरिक कोण। परिधि पर आंतरिक कोण का डबल होता है केंद्र पर आंतरिक कोण। तो वही थोड़ा हमने लगाई है बेटे। एंगल 3 का भी मैं नाम ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। 3 का नाम है बेटे बी ओ सी।
तो एंगल बी ओ सी बराबर हो गया 2 गुना, ये हमें दिया हुआ है कितना 40, तो कितना आ गया बेटे 80। तो एंगल बी ओ सी बराबर हमारे पास आ गया 80 डिग्री। ठीक है, एक सवाल का आंसर आ गया। अब देखो इसके अंदर यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, ये और ये, मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल दे रहा हूँ। अब ये मेरा केंद्र O था, ये B था, ये C था, ये एंगल 1 बना हुआ है, ये एंगल 2 बना हुआ है, और ये एंगल मेरे पास कितना आया 3 की वैल्यू कितनी आई है 80 डिग्री। ये यहाँ से क्या है, केंद्र से, ये केंद्र से परिधि तक की त्रिज्या, यानी ये क्या होती है बेटे त्रिज्या होती है आपकी, और ये भी आपकी क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है ना। तो एक बात, एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पर याद रखना, ये एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, अगर ये दोनों भुजा है तो इनके सामने के, है ना, इनके विपरीत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसको मैं कोण 1 कह रहा हूँ, इसको मैं कोण क्या कह रहा हूँ 2। तो कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 के होगा। क्लियर हुआ क्या बात बेटे? क्या बात बताई, एक बार और धीरे से रिपीट कर रहा हूँ। ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज का नाम, और ये भुजा बराबर नहीं है, ये आधार बराबर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उसका नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। तो क्या याद रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया क्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। तो हमने करा माना, है ना, हमने माना नहीं करा, कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण होने के कारण ये बराबर है। अब हम इन्हें मान लेते हैं, माना, या यहीं पे लिख देते हैं बराबर के हैं के बेटे x के, ये हमने क्या करा माना, ये किसके बराबर हो गया x डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है। एक चीज़ और यहीं पे बता देता हूँ आपको, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये कोई भी त्रिभुज हो, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में, एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 बराबर कितना होता है 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के, त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। ये तीनों ही प्रकार के त्रिभुज अगर आप लोगे तो उनका तीनों कोणों का योगफल क्या होगा 180 ही होगा। अब जब यहाँ पर त्रिभुज के बारे में काफ़ी कुछ नहीं है तो मैंने त्रिभुज के बारे में भी आपको बता दिया। जो मैंने 3 त्रिभुज आपको बताए, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज के प्रकार उनकी भुजाओं के संबंध के आधार पर है। त्रिभुज के प्रकार उनके कोणों के आधार पर भी होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज भी होता है, न्यून कोण त्रिभुज भी होता है, समकोण त्रिभुज भी होता है, परावर्तित कोण त्रिभुज भी होता है। ठीक है ना। वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर जब आप हमारे साथ में यूपी टेट और सी टेट कर रहे होगे तो वहाँ पर हम सभी चीज़ें आपके पास में सभी डिटेल से आपको व्याख्या कर रहे होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। तो ये मैंने x मान लिया बेटे, इसकी वैल्यू भी x, इसकी वैल्यू भी x, ये हमें पता है। तो हम क्या कहेंगे, देखो एंगल का नाम कैसे लिखा जाएगा BOC। मुझे ये एंगल लेना है तो ये इसका जो यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है ये बीच में आना चाहिए, BOC। अब मुझे C लेना है, BOC नहीं BCO, ऐसे भी लिख सकता हूँ, OCB भी लिख सकता हूँ, BCO भी लिख सकता हूँ। ऐसे B लिखना है, CBO लिख सकता हूँ, CBO, या OBC भी लिख सकता हूँ। बराबर कितना बेटे 180 डिग्री। ये मेरे पास कितना है ये 80 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये कितना है x डिग्री है, बराबर कितना बेटे 180 डिग्री।
ये 80 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, x जमा x कितना हो जाएगा 2x डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस कितना 80 डिग्री, या 2x बराबर कितना बेटे 100 डिग्री। ये 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो x बराबर कितना आया 50 डिग्री। अब सवाल में पूछा गया था एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, ये भी 50 आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा, और ये एंगल कितना आया मेरे पास 80 डिग्री। यही हमारे तीनों के क्या हो गए बेटा आंसर हो गए। और इस सवाल की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसी क्वेश्चन में एक अलग टाइप ले लेते हैं बेटा अभी, है ना। ये तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिया, अब इसका उल्टा क्वेश्चन लेते हैं, टाइप यही है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। आपको समद्वि बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहां पर याद रखनी होगी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। अब सवाल में क्या दिया गया है टाइप 2, ये यहां से हटा दो, ये भी हटा दो, ये सब हटा दो, ये त्रिज्या बराबर रहेगी। यहां पर ये कोण दे दिया बेटे हमें कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। और सवाल में पूछा गया है कि बताओ सवाल में बताओ BAC यानी ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना। ये तरह के क्वेश्चन बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, मैं दोनों तरीके से बता रहा आपको। दोबारा से बेटे हल करोगे, त्रिभुज निकाल लो बाहर, ये त्रिज्या R होगी, ये त्रिज्या R होगी, ये O हो गया, ये B हो गया, ये C, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर, यानी इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर। अगर हमें ये कोण 30 दिया हुआ है, कौन सा OBC बराबर किसके हो जाएगा बेटे एंगल OCB के हो जाएगा। क्यों, समद्वि बाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, समद्वि बाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें 30 दे रखी है, तो OCB बराबर भी कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया, यानी ये 30 था, अब ये भी 30 आ गया। अब ये पता कर लेते हैं, ये कैसे पता होगा, त्रिभुज के दो कोण पता, तीसरा नहीं पता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, है ना। तो आप क्या हो गए बेटे क्या एंगल BCO जमा एंगल कितना बेटे BOC जमा एंगल कौन सा बेटे CBO, क्या बेटे CBO बराबर कितना 180। आप सोच रहे होगे ये तो हमें डिफिकल्ट लग रहा है इतना बड़ा लिखना, ठीक है डिफिकल्ट लग रहा है मिटो दो, आसान लिख लो, ठीक है ना। आसान कैसे, एंगल B जमा एंगल C जमा एंगल O बराबर 180, ये आसान लगा, ये लिख दो, नो प्रॉब्लम। मैं डिटेल से बताना चाह रहा था आपको, वो लिखोगे वो भी सही है, ये लिखोगे ये भी सही है। एंगल B की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एंगल C की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एंगल O की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मान ली बेटा x मान ली। चित्र में लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी चीज़ें लिखोगी माना एंगल ये बराबर हमारा C, नहीं चित्र में लिख दो, इसीलिए तो चित्र बनवाया मैंने, ये इसीलिए बनाया था, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, माना वाना लिख के इतना अच्छा तरीका नहीं होता। इज इक्वल टू कितना 180, ये कितना हो गया बेटे यहाँ पर 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x डिग्री बराबर कितना आ गया, ये 60 यहाँ चला गया माइनस का, माइनस के 60 डिग्री, x डिग्री बराबर कितना आ गया बेटे यहाँ पर देखो 120 आ गया, क्या 120 डिग्री आया x बराबर, ये हमारे पास अभी तक यहाँ तक आया 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। निकालना क्या है ये, अभी मैंने क्या बताया था बेटे आपको, अभी बताया मैंने एंगल O बराबर या हाँ एंगल O बराबर किसके होगा 2 गुना एंगल A के, ये वाला एंगल O इस वाले के दुगने के बराबर होगा, अर्धवर्त में स्थित मतलब परिधि पर स्थित कोण। तो एंगल O बराबर कितना वैल्यू आई आपके पास में 120 डिग्री बराबर 2 गुना A, ये 2 इधर भाग में जाएगा, तो एंगल A बराबर कितना 120/2, तो एंगल A बराबर कितना आ गया, ये 2 से कट गया, कितना आ गया बेटे 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। यही आपका क्या है बेटे आंसर है इसका, सही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके पेपर्स में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को इससे वाले क्वेश्चन को तो बेटे बिल्कुल चिपका लो दिमाग में चिपका लो दिमाग में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप नंबर 3 का, एक बार आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे, जल्दी से आप कॉपी कीजिए।
ठीक है, किया। चित्र मिटोगे अच्छे से बनाते हैं। ऐसे एक चित्र बना हुआ है बेटे आपके, ये ए, ये केंद्र ओ, ये सी और ये बी। ये एंगल दिया गया है यहाँ पर 40 डिग्री, बड़ा सा ले लेते हैं 60 डिग्री, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चित्र आपको अलग लग रहा होगा, है ना। चित्र में वही है, यहाँ पर भी क्या लगेगा देखो बेटे, ये होगी आपकी चाप। इस चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, यहाँ पर 60 बन रहा, और इसी चाप द्वारा देखो ये कोण भी बन रहा है यहाँ पे, ये भी तो इसी चाप द्वारा बन रहा है, इस AC चाप द्वारा ही तो बन रहा है ये भी। तो मैंने क्या बताया, सेम चाप द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण और परिधि पर बने आंतरिक कोण में क्या रिलेशन होता है, यानी एंगल O बराबर हो जाएगा किसके बेटे, 2 इंटू एंगल B के। एंगल O की वैल्यू क्या दी है बेटे, 60 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल B। ये 2 से कट गया 30 बार, तो एंगल B बराबर क्या हो गया आपका, 30 डिग्री आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, चित्र अलग तरीके से बना के दे सकता है, इसलिए कराया। ये टाइप नंबर 3 था आपका। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा एक टिपिकल टाइप आपके लिए। टाइप नंबर 4, ये एक सर्किल दिया हुआ है बेटा, ये इसका केंद्र O है, ये केंद्र क्या है बेटे, O। यहाँ इसके अंदर एक ये क्या खींची गई है, AB इसकी एक जीवा है, जीवा AB है बेटा। इस जीवा से ये त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या R होगी, ये भी वर्त की त्रिज्या क्या होगी R, ये O केंद्र हो गया। ठीक है, बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची गई जो T तक जा रही। इस स्पर्श रेखा से और जीवा के बीच में जो एंगल दिया गया 70 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया बेटे, 70 डिग्री एंगल दिया गया, और पूछा गया कि ये बताओ ये कितने डिग्री एंगल होगा, ये बताओ कितनी डिग्री एंगल होगा। ठीक है ना, ये सवाल में पूछा गया है। तो अभी आप एक कंसेप्ट समझो कि ये स्पर्श रेखा कहाँ से आ गई जी। स्पर्श रेखा तो आपने अब तक बताई नहीं हमें, हम बताएंगे, डर क्यों रहे हो। ये आपका एक केंद्र, ये आपका वर्त है, ये आपकी क्या है बेटे, केंद्र है। इस केंद्र से ये मैंने क्या खींची इसकी बेटे, त्रिज्या। ये त्रिज्या इसे किस पॉइंट पे काटेगी, ये त्रिज्या इस वर्त की परिधि पर केवल और केवल एक ही पॉइंट पर काटेगी, केवल एक बिंदु पर काटेगी, ए पर। इस एक बिंदु से एक लंबवत रेखा खींच दो ऐसे, इसी बिंदु से टच करनी चाहिए, सर्किल के किसी और पार्ट से टच नहीं करनी चाहिए, केवल इसी बिंदु से जो लंबवत रेखा खींची गई। लंबवत रेखा का मतलब क्या, ये मैंने कह दिया बेटे, ये क्या हो गया आपका P, और ये क्या हो गया आपका Q, और ये OQ रेखा इस पे क्या है, लंबवत, यानी OA लंबवत है। लंबवत का साइन ये होता है परपेंडिकुलर का, किस पर बेटे, PQ पर। ठीक है, तो ये तो वर्त की त्रिज्या ही कहलाएगी, तो जो यहाँ पर PQ हो जाएगा इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं बेटे, स्पर्श रेखा। समझ में आई। बहुत बार ये ऐसे बन के आती है, अगर ये ऐसे बन के आ जाए तो भी देखो यहाँ पर लंबवत है, तो भी यहाँ पर क्या हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है बेटे, तो भी अब AQ क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। समझ में आया बेटे कंसेप्ट आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही देखो वहाँ सवाल में AT बनी हुई है, तो AT स्पर्श रेखा कहलाएगी। बहुत बढ़िया, तो स्पर्श रेखा, और आप राइट डाउन कर लीजिए इस चीज को, स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है। स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। तो आइए अब इस सवाल को हम सोल्व करते हैं, जो हमारा मेन सवाल था।
हल। दिया है एंगल टी ए बी बराबर 70 डिग्री। देखो टी ए बी कहाँ है, टी ए बी, ये इतना 70 डिग्री है, ठीक है ना। हम जानते हैं एंगल कौन सा बेटे, एंगल टी ए ओ, कौन सा एंगल बेटे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो वर्त की त्रिज्या के बीच में जो कोण बन रहा पूरा ये कितना होता है 90 डिग्री। अभी बताई मैंने बेटे बात, है ना। वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, लिख लो इसे यहाँ पर, वर्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, इस कारण से 90 डिग्री लिया हमने, ये कारण लिख दिया, कारण लिखना जरूरी होता है। अब 80 को तोड़ लो बेटे आप इसे, यहाँ से दो कोण बने हुए ना, एक कोण ये और एक कोण ये बना हुआ है यहाँ पर, इन दोनों में से तोड़ लो, ठीक है ना। यानी एक कोण हो जाएगा बेटे ये टी ए बी, और जमा एक कोण क्या हो जाएगा बी ए ओ, एक तो हो जाएगा ये बी ए ओ और एक हो जाएगा बेटे ये ए टी बी बी ए ओ। समझ में आए, दो एंगल बने हुए हैं यहाँ पर। क्या हो गया बेटे आपका दूसरा कोण बी ए ओ बराबर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें 70 दी हुई है, तो ये कितना हो गया बेटे 70 जमा कितना बी ए ओ बराबर 90 डिग्री, तो एंगल बी ए ओ बराबर कितना आ गया 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल बी ए ओ बराबर 90 में 70 गया तो कितना बचा बेटे 20 डिग्री, कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। अभी तो हमें एंगल निकालना तो ये है, अभी तो मैंने ये निकाला, ये यहाँ पर मेरे पास 20 डिग्री आया। अब इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं इससे, इस त्रिभुज को बाहर निकाल रहा हूँ बेटे। देखो ये ऐसे लाइन थी, एक लाइन ये ऐसे जा रही है, यहाँ से एक लाइन ये ऐसे जा रही है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये एंगल हमारे पास में कितना आया 20, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या, तो ये रेखा इसके बराबर होगी। तो बेटे समद्विबाहु त्रिभुज से अलग क्या हो जाएगा, यानी ये एंगल भी कितना आएगा 20, हाँ है ना। तो यहाँ पर इस बात को पहले लिखेंगे हम यहाँ पर कि एंगल ए बराबर किसके, एंगल बी के, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितने के बराबर होगी बेटे 20 डिग्री के बराबर होगी। अब कोण ए जमा कोण बी और जमा कोण ए बराबर कितना 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 20, ओ ऐसे ही कितना आ गया बेटे 180 डिग्री, ओ बराबर कितना 180, 20 और 20 40, बराबर के इधर जाकर माइनस हो गए, तो एंगल ओ बराबर कितना बेटे 140 डिग्री। एंगल यही इसमें पूछा गया था, ठीक है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ आपके लिए, अगर बाई चांस ऐसे पूछ लिया गया तो क्या, अगर यहाँ तक पूछा गया 140 नॉट प्रॉब्लम, मैंने 140 निकाल दिया यहाँ तक। सवाल को और टिपिकल कैसे बनाया जा सकता है कि यहाँ से ऐसे खींच देगा बेटे, ये एक इसी चाप द्वारा, देखो ए बी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण हो गया, और इस ए बी चाप द्वारा ही परिधि पर आंतरिक कोण इसने दे दिया बेटे कितना सी पॉइंट दे दिया। पूछेगा कि सी कितना होगा, तो बेटे ये तो बहुत आसान बात मैंने बताई अभी, एंगल ओ बराबर क्या होगा 2 गुणा एंगल सी। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ बेटे, एक्स्ट्रा जो सवाल में आ सकता है यहाँ से, ओ की वैल्यू कितनी 140 बराबर 2 गुणा सी, तो 2 से कितनी बार कट गया 70 बार, तो सी बराबर कितना आ गया 70। कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है वर्ष से, बिल्कुल हर सवाल को लगा के आना है, इस तरह से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें कर लिया सभी बच्चों ने ये सवाल भी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ऐसा है, टाइप नंबर 5। ये हमारा एक वर्त दिया हुआ है, इसका एक परिधि पर पॉइंट ए है, एक परिधि पर पॉइंट बी है। इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई, इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई जो बिंदु टी पर काट रही। इन दोनों के बीच का जो कोण दिया गया, क्या दिया गया बेटे? 70। कितना दिया गया है? 70 डिग्री। यहाँ से एक जीवावर्त के अंदर ये ली गई और एक जीवावर्त के अंदर ये ली गई। इसको क्या बोल दिया बेटे? आर। क्या बोल दिया? आर। यहाँ पर कहीं वर्त का क्या दिया हुआ है बेटे? केंद्र ओ दिया गया है। ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में पूछा है कि कोण ए आर बी बराबर कितना होगा, ये बताओ। ठीक है ना, यानी कौन सा कोण पूछा गया हमसे? ये वाला कोण पूछा गया। अब ये कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से निकलेगा। इसके लिए आपको एक संरचना करनी पड़ेगी इस चित्र में। क्या करनी पड़ेगी? संरचना। संरचना कैसे करी आपने? ये केंद्र ओ है, यहाँ से आपने ये त्रिज्या ऐसे खींच दी और ये त्रिज्या ऐसे खींच दी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बेटा चित्र से समझना पड़ेगा, चित्र का ही सवाल है, चित्र में ही समझना पड़ेगा। ये यहाँ से हमने कितना कर दिया? त्रिज्या। ये क्या होगी बेटे? इसकी त्रिज्या होगी। ये क्या थी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये क्या होगी बेटे? अब स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी? ये स्पर्श रेखा और ये क्या है बेटे? त्रिज्या। ये स्पर्श रेखा और ये क्या है? त्रिज्या। ये कोण मुझे पता नहीं, इसको मैंने मान लिया x। ये त्रिज्या के बीच में है तो 90 और ये 90। देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया क्या? ये और ये और ये और ये एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। तो बेटे आप इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार दोबारा आप समझो, आराम से प्यार से समझो बात को। देखो अभी तक सवाल इतना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है, ना तो इसको AT को मैं स्पर्श रेखा बोल सकता, ना BT को स्पर्श रेखा बोल सकता, क्योंकि स्पर्श रेखा कब बनती है? जब वर्त की त्रिज्या पता हो। यहाँ हमें केंद्र दिया गया, तो बेटे हमने क्या करा? वर्त की त्रिज्या बना ली। यहाँ पर भी क्या बना ली? वर्त की त्रिज्या बना ली। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? तो आप कहोगे AT और BT वर्त की, हल कर रहा हूँ बेटे इसे, वर्त की स्पर्श रेखा है। तब ये जो कोण बना इसके बीच में, ये इसे 1 मान लिया कोण, इसे कोण क्या मान लिया बेटे? 2। इस कोण को क्या लिख दिया? 3। और ये कोण जो मुझे निकालना है इसकी वैल्यू 4। इसको और आसान तरीका कर दे रहे हैं हम अब। तब हम क्या कहेंगे बेटे? कोण 1 बराबर कोण 2 क्या होगा बेटे? 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री? क्या कहोगे बेटे? वर्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण, इसलिए 90 डिग्री हो गया। अब चतुर्भुज किसमें बेटे? चतुर्भुज AOBT में, यानी इसमें देखो अलग से बना रहा हूँ, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये A हुआ, ये O हुआ, ये B हुआ, ये T। इस वाले में जिसमें ये कितना पता? 90 डिग्री। ये कितना पता? 90 डिग्री। ये कितना पता? 70 डिग्री। और इसको हमने क्या मान रखा? एंगल 3। ठीक है ना, है ना। चतुर्भुज AOBT में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? यानी T, एंगल T, एंगल A, एंगल B, एंगल O बराबर कितना? 360 होता है। जिस बच्चे को नहीं पता तो वो जल्दी से नोट डाउन करेगा। किसी भी चतुर्भुज के, क्योंकि मैंने चतुर्भुज अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं नेक्स्ट जब भी हमारी वीडियो आएगी वो देखते हैं उसमें क्या पढ़ाएंगे हम आपको। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बेटे? 360 होता है। नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। T बराबर कितना है? 70 डिग्री। A बराबर कितना है? 90 डिग्री। B बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। और O बराबर कितना है? O बराबर तो हमें पता करना है बेटे, यानी O बराबर हमने लिख लिया, O बराबर O रहने दो, इज इक्वल टू कितना? कोण O रखे 360।
तो 70 90 जमा 90 कितना हो गया 180, 180 और 70 कितना हो गया बेटे 250। 250 कोण ओ बराबर 360। 250 इधर जाएगा, 360 माइनस 250 तो कितना बच गया मेरे लाल बाल गोपाल, 110 डिग्री बच गया। 110 डिग्री बच गया। हमें क्या निकाल लिया बेटे, हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया अब 110 डिग्री। अब इसके बारे में समझो। यहाँ से चाप ए बी, देखो ये रहा चाप ए बी, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण ये हो गया। इसी चाप के द्वारा परिधि पर आंतरित कोण क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर होगी क्या बात बेटे? तो अब हम क्या कहेंगे, परिधि पर आंतरित कोण नहीं, केंद्र पर आंतरित कोण क्या है बेटे, ओ बराबर होगा 2 गुना परिधि पर आंतरित कोण के। ठीक है ना। ओ बराबर कितना आया 110, यानी 2 गुना कितना बेटे आर, ये 2 से कट गया 55 पर, आर बराबर कितना आ गया बेटे 55 डिग्री। यही इसका आंसर है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे बेटे, केंद्र पर लिखना, यहाँ पर ऐसे लिखना आप, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है ना। नहीं भी लिखोगे आप ऐसे छोड़ोगे, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा दिया है आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और लेंगे जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 6। अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं वर्त में, हमें काफ़ी क्वेश्चन करने भी हैं। अभी तो मैं जो फिगर टाइप क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन भी अभी हम यहाँ पर लेंगे आपसे, तो इसलिए सभी बच्चे बने रहिए ऑनलाइन शिक्षण के साथ में। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक आपका वर्त है बेटा, ये एक यहाँ पर ए बी क्या है बेटे, इसका एक चाप है, इस चाप द्वारा परिधि पर एक आंतरित कोण है और एक केंद्र पर आंतरित कोण है। एक बात बता देता हूँ, ये ओ बेटे, एक कोण तो यहाँ पर बना इसके, और एक कोण क्या बना, ये बना। जो ये अंदर कोण बनता है इसे बोलते हैं आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। और जो ये बाहर कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं बेटे, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, यानी बाहर बना कोण। ठीक है ना, बाहर बना कोण। अगर इसे मैं 1 कह रहा हूं और इस कोण को क्या कह रहा हूं बेटे, मैं 2 कह रहा हूं, तो इस बिंदु पे इस एंगल 1 और एंगल 2 का जो योगफल होगा हमेशा 360 डिग्री होगा। क्या होगा बेटा, 360। राइट डाउन करो इस बात को जल्दी से, इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। अभी क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, उससे पहले कंसेप्ट बताया आपको। ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, ये वाला इंटरनल, ये इसका एक्सटर्नल एंगल। बहिर्मुखी कोण, आंतरिक कोण। ठीक है ना, आंतरिक कोण और एक्सटर्नल कोण का जो सम होता है वो 360 होता है पॉइंट पे। तो यहाँ सवाल में दिया गया है क्या, ये दिया गया है 240 डिग्री, बहिर्मुखी कोण दिया गया है 240, और पूछ लिया क्या कि पी एंगल बताओ कितना होगा, एंगल ए पी बी बताओ कितने डिग्री होगा। तो सवाल अब क्रैक हो जाएगा, बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना, आप क्या कहोगे, एंगल नाम दोनों का सेम बनेगा, ए ओ बी और ए ओ बी बनेगा। बस कैसे लिखोगे, एक्सटर्नल जोड़ दोगे, एक्सटर्नल ए ओ बी जमा एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का मतलब ये हो गया अंदर वाला, एक्सटर्नल ई एक्स टी एंगल ए ओ बी का मतलब हो गया ये बाहर वाला, बराबर कितना बेटे 360। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 240 जमा कितना ए ओ बी बराबर कितना बेटे 360, एंगल ए ओ बी बराबर कितना, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 360 माइनस कितना 140, कितना बचा 120 बचा, 120 डिग्री। आपके पास में केंद्र पर आंतरिक कोण 120 आ गया।
अब आप क्या कहोगे, एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, 2 गुणा एंगल ए पी बी। देखो परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बेटे 120 बराबर कितना 2 गुणा ए पी बी। ये 2 से 2 कट गया 60 पर, ठीक है ना। तो एंगल ए पी बी बराबर कितना आ गया बेटे 60 डिग्री। यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है सही बच्चों को ये बात भी, बहुत बढ़िया। आइए एक टाइप क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, अभी जल्दी से आप इसको लिखिए कीजिए। एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल बराबर 360। जस्ट मैं यहीं पे सवाल करा दे रहा हूँ बस, एक आपको ऐसे पूछ सकता है। अगर आपको मान लो ये सवाल दे दिया, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये बताओ कितना होगा, ये बताओ कितना होगा एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा। तो आप क्या लिखोगे 2 गुणा एंगल ए टी बी लिखोगे, ए पी बी लिखोगे, यानी 2 गुणा इसकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई 60, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अगर ये दिया है ये पूछना है तो इसका डबल कर दो तो ये आ जाएगा। ये दिया हुआ है ये पूछा है तो हाफ कर दो। इधर से देखो यहाँ से यहाँ चलोगे तो हाफ करोगे, और यहाँ से इधर से ऊपर से नीचे आओगे तो बेटे डबल करोगे। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, अगर आपके उसमें मल्टीपल चॉइस में आए तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये दिया हुआ है हाफ कर दो ये आ गया, ठीक है ना। और मतलब क्या नहीं, ये दिया हुआ है ये पूछा हुआ है तो डबल कर दो ये आ जाएगा, ये दिया हुआ है ये पूछा है तो हाफ कर दो। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का जो क्वेश्चन है आपके 2016 में आया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर बहुत टफ भी है, दोनों ही बातें सवाल में है, मेरे लिए इजी आपके लिए टफ। ये O है, ये B है, ये C है और ये D है और ये E पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। और सवाल में दिया गया है कि ये जो एंगल है ये एंगल है बेटे 40 डिग्री, ठीक है। अगर आप मेरे लाइव सेशन बैच में बैठे होते, जो बच्चा ऐसे करता अभी मैं गिफ्ट देता, बहुत बढ़िया है ना, बहुत ईजी सवाल है इसलिए गिफ्ट देता। अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया था ना आपको, इसमें बताना क्या है कि ये एंगल कितना होगा, एंगल AOD बताओ कितना होगा, ठीक है ना। गिवन क्या है इसमें, दिया क्या है, दिया है सवाल में एंगल ACD बराबर दिया है 40 डिग्री। तो अभी समझो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, क्या ये जीवा ये क्या होगी, इसकी चाप होगी, इस चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण, इस चाप द्वारा बेटे केंद्र पर आंतरिक कोण। अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा बीटा, तो अल्फा बराबर क्या होगा 2 बीटा होगा, यही तो मैंने बताया आपको बेटे, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये छांटना है, ढूंढना, नज़रों का गेम है बस, है ना, नज़रों का खेल। देखो अब समझाते कैसे। ये हो गया हमारा चाप, इस चाप द्वारा ये बन गया परिधि पर केंद्र पर कोण, इसी चाप द्वारा ये बन गया परिधि पर कोण। आ गया समझ में सवाल भाई। मैंने इसे कैसे बताया था, मैंने आपको इस चित्र में इसको ऐसे बना के दिखाया कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये कोण ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। इन्होंने इसको कान खींच दिया इसका पकड़ के, देखो तो समझो दोबारा, ये चाप इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, यही चाप इसके द्वारा परिधि पर बना कोण, ठीक है। तो आंसर अब आपको पता ही लग गया बेटे, क्या हो जाएगा, हमें निकालना है एंगल AOD, 2 गुना किसका हो जाएगा एंगल ACD का, तो ये आ जाएगा 2 गुना 40 बराबर कितना बेटे 80 डिग्री। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आप राइट डाउन कीजिए इसे। इसी के साथ में हम कुछ नए अच्छे सवाल और आपके लिए लेते हैं यहाँ पर, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे।
टाइप नंबर 8 कहता है बेटे किसी वर्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे इसका हल देखते हैं। दिया है व्यास यानी d बराबर कितना दिया है बेटे 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बेटे अभी आपको। त्रिज्या r बराबर क्या व्यास बटे 2, तो व्यास कितना है 16 बटे 2, तो कितना आ गया बेटे 8 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। पहली चीज़ क्या पूछी हुई है बेटे परिधि। वर्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला बेटे 2 पाई r, तो कितना आ जाएगा 2 गुना पाई गुना 8, 8 दूनी 16 पाई सेंटीमीटर। क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी तो नहीं रखी है ना, पाई की वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हो, बिना पाई में भी छोड़ सकते हो, दोनों ही आंसर सही हो गए। ये भी आपका आंसर सही है। मैं तो पाई में छोड़ के आता हूँ, बिल्कुल सही आंसर होता है हमेशा। नेक्स्ट है बेटे सेकंड, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई ऐसे ही r कितना है बेटे 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 64 पाई, और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बड़ा आसान सवाल था, इजी सवाल था। जल्दी से आप राइट डाउन कीजिए, तब तक मैं आपका नेक्स्ट सवाल तैयार करता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 9 पे आ जाइए बेटा। टाइप नंबर 9 में दिया गया है एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधी है। खूंटे से बंधी है, बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकती है। ठीक है, सवाल को समझो थोड़ा सा। समझ लिया हमने सवाल। 14 मीटर लंबी रस्सी बनाओ। 14 मीटर लंबी रस्सी होगी, मान लो ये 14 मीटर लंबी रस्सी है ये। अब जो गाय है यहाँ पे तो खूंटा होगा, यहाँ पर इसका क्या है बेटे खूंटा। अब गाय जो घास खाएगी वो ऐसे तो खाएगी, वो ऐसे खाएगी, ऐसे घूम घूम के गोल गोल, तो ये एक वर्त का निर्माण करेगी नहीं करेगी, ये वर्त का निर्माण करेगी। तो यानी इसके अंदर का जितना भी घास है, इसके अंदर का जितना भी घास होगा वह ईजिली खा लेगी बेटा, इसके बाहर का घास नहीं खा पाएगी। अब ये कंडीशन मत कह देना कि जहाँ तक रस्सी बंधी हुई उससे आगे गर्दन की गाय की नाड़ भी तो है जी, गाय की नाड़ फैला के खा लेगी, ऐसे वो नहीं करना हमें, ठीक है ना। वो इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे मान लेना। जहाँ तक भी घास खा पा रही है ऐसे बंध रही है, तो यहाँ तक का ये ऐसे घास खा रही पा रही, वहाँ तक का हमने पूरा सर्किल ले लिया। ये क्लियर है, जिसकी रेडियस 14 मीटर ही रहेगी, क्योंकि गाय तो 14 सेंटीमीटर के सर्किल में ही घूमेगी ना, उस 14 सेंटीमीटर वाले उसमें एक संकल घूमेगी उसकी बस।
कभी ये भी कहने लगो कि 14 सेंटीमीटर की थी, खूंटे में भी तो घूम रही, वहाँ भी तो बंध रही, नहीं भाई वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है ना, वो सारी चीज़ें नहीं लेनी, बस केवल ये दूरी हमारी 14 सेंटीमीटर होगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हाँ, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है बेटे, तो कितने क्षेत्रफल की घास खाएगी, है ना, तो क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटे, बराबर वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू नहीं भी रखना, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे रख सकते हो 22/7, आर की वैल्यू क्या है बेटे 14, 14 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से कटा 2 बार, ठीक है, तो 14 दूनी 28, और 22 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 11, 28 दूनी 56 गुना 11, अब 11 की मल्टीप्लाई मैं बहुत बार सिखा चुका, ये 6 का 6, 5 और 6 11 का 1 का हासिल लग गया 1, और 5 और 1 6, क्या आ गया बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को सवाल, जल्दी से राइट डाउन कीजिए इसको भी, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 10, किसी वर्त का व्यास 746 सेंटीमीटर है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे व्यास नहीं, परिधि दी गई, सॉरी, वर्त की परिधि है बेटे, वर्त की परिधि बराबर दिया गया है, तो बेटे दिया है वर्त की परिधि 746 सेंटीमीटर, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 746, पाई की वैल्यू खोल दो यहाँ पर, अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू निकालनी, तभी मेरा क्षेत्रफल निकलेगा, 22/7 गुना आर बराबर 746, अब आर बराबर क्या आएगा बेटे 746 गुना 7, ये भाग में इधर गुना में चला गया, ये गुना में, दोनों ये क्या में चले गए बेटे भाग में चले गए, ठीक है ना, ठीक है। अब ये 2 से कट गया बेटे, 2 से काट लो कितनी बार 3 बार, 7 बार, और कितनी बार बेटा 3 बार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आर बराबर कितना आया 3 बार कटा, 1 बचा, 7 बार कटा, फिर 3 बार कटा, 373 गुना 7 और बटे 22, ठीक है। अब इसको भी काटना है, ये 11 से 11 3 4 बज गया, 11 से नहीं कटता, 2 से नहीं कटता, स्टॉप करना होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इस 22 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है कुछ भी, ठीक है ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअल डिवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना, एक्चुअल डिवाइड करने से पहले 7 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21 का 1 का हासिल लगे 2, 7 7 49 और 2 51 का 1 का हासिल लगे 5, 7 या 21 और 5 कितना बेटे 2611, और बटे में कितना आ गया 22 आ गया हमारे पास। अब 2611 को बेटे आप 22 से डिवाइड करोगे तो एक बार चल गई, कितना आ गया 22, कितना बचा 4, उतार लिया 1, ठीक है ना। अब फिर दोबारा से 1 टाइम चलोगे तो कितना आ गया 22 ही कम 22, ये हो गया 11, 11 में से 2 गए 9, ये 3 में से गया इतना, अब नहीं चलती मारनी, देखो एक फिर दोबारा से 1 उतार लिया, ठीक है ना। 22 का पढ़ा कितनी बार चलेगा बेटे 8 बार चलेगा, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 में से 8 गए कितना 3, 8 में से 7 गया 1,
अब चलती नहीं मारनी, पॉइंट लगा दे 0, ठीक है ना। 22 का पार्ट अब कितनी बार चलेगा बेटे, 5 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 बार चल के 110 आ जाएगा और 20 बच जाएगा आप ऐसे ही, है ना। तो हमारा यहाँ तक आ गया। तो इसकी वैल्यू आर बराबर कितनी आई बेटे, 118.5 सेंटीमीटर आई, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आई। ये वैल्यू भी मैं पुट कर सकता हूँ अपने सवाल को सोल्व करने के लिए जल्दी, ठीक है ना। दोनों ही वैल्यू रख सकते हैं, मैंने प्रॉपर वैल्यू आपको निकाल के दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं बेटे। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो गया बेटे आपका, वर्त का क्षेत्रफल हो गया बेटे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू कितना 22/7 और आर की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू हमें दी गई है कितना 26, 11 और बटे 22। इसकी वैल्यू भाग करके हमने निकाली थी, ये देखो हमने यहाँ पर भाग किया था, यहाँ पर इसके साथ में 22 से भाग करा, ठीक है ना। कितना बच गया 4, फिर 1 उतार लिया, 22 ही कम 22 करा, है ना। यहाँ पर 11 में से 2 गए, कितना बच गया बेटे 9 बच गया। और 3 में से 2 गया, 1 बच गया, फिर 1 कैरी कर लिया ऊपर से। फिर ये आ गया बेटे 22 अठे, सॉरी ये आपका 22 अठे कितना आएगा बेटे 8 दूनी 16, 6 आएगा, और 8 दूनी 16 और 1 17 आएगा, ठीक है ना। इसको सही कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये कितना हो गया बेटे आपका 11, 11 में से 6 गए कितना 5, ये कितना 1 बच गया 15, और कितना आ गया बेटे 0 आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब 0 उतार लिया हमने, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया। अब 22 का पाड़ा कितनी बार चलेगा, शायद ज़्यादा बार चल जाएगा, अब तो 6 बार चल जाएगा बेटा, ठीक है ना। 6 बार चलाएगा, 6 दूनी 12 का 2 का हाथ से लगाए, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। अब कितना बच गया बेटे 18 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऐसे करा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। 118.6 सेंटीमीटर आपके पास में आएगा। पर कोई बात नहीं, हम तो उसको वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। इस सारे का क्या हो गया बेटे स्क्वायर हो गया यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट का आप स्क्वायर करोगे फिर पॉइंट की गुना करोगे, वो आपको बहुत लेंथी पड़ जाएगी। यहाँ से क्या करा बेटे 22/7 गुना 26 11 और 26 11। 26 11 में क्या हुआ था, कोई घटना घटित हुई थी क्या 26 11 में? 26 11 में अमेरिका पे हमला किया था आतंकवादियों ने। बहुत ही बढ़िया डेट आ गई है याद करने के लिए, 26 11 का इवेंट। 7 से कटता है क्या, देखो बेटे 7 से कटता है क्या, ये 22 से तो 22 पूरा कट गया यहाँ पर। अब देखो ये 7 से कटता गया, 7 ही कम 7 7 7 या 21, कितना बचा 5, 7 7 49, ठीक है 7 से कट जाएगा ये। 26 11 गुना कितना बेटे 26 11 और बटे 7, 26 11 7 से कट जाएगा, 7 ही कम 7, मैं काट के दिखा रहा हूँ बेटे आपको। ये देखो 26 11 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटे 7 से, तो 26 से बड़ा चलाएंगे 3 बार, 7 या 21, कितना बचा आपके पास में 5 1 उतार लिया, 7 7 कितना होता है 49, कितना बचा बेटे आपके पास में यहाँ 2 बचा, 1 उतार लिया, 7 या कितना हो गया बेटे 21 हो गया। देखो ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पे इसके साथ में, ठीक है ना। तो आपके पास में यहाँ पर आया कितना 373 गुना कितना 26 11। अब सभी आप इसकी मल्टीप्लाई स्वयं कर लेना, ठीक है ना। आप सभी मल्टीप्लाई स्वयं कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं ये भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये भी समझा देते हैं बेटे 26 11 की गुना किससे करनी है आपको 373 से करनी है। तो 3 की गुना 1 में करी 3, 3 की गुना 1 में करी 3, 3 की गुना 6 में करी 36 18, हासिल लग गया 3 की गुना 6 और 1 कितना हो गया 7, ये कितना करा बेटे 7, ये कितना हो गया 7, 7 छंग 42 का 2 का हासिल लग गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18 आ गया बेटे। गुना जल्दी से कर रहा हूँ मैं, आप कर लेना आराम से। ये कितना आएगा देखो सेम आ जाएगा ऊपर वाला 3 3 8 और 7, अब इनको प्लस कर दो 3, ये कितना आ गया 10 1, है ना, 10 और 1 18 और 1 19 1, ठीक है ना। ये कितना होगा 10 और 2 12 और 1 13 का 3 का हासिल लग गया 1, 8 8 1 16 और 1 17 का 7 का हासिल लग गया 1, 8 और 1 9, ठीक है ना। ये इतना आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया 9,73,903, 9,73,903 सेंटीमीटर दे रखा ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है बेटे इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया सही बच्चों को, जल्दी से कॉपी करेंगे इस सवाल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टाइप नंबर 10, किसी वर्त का क्षेत्रफल, किसी वर्त का क्षेत्रफल कितना है बेटे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ ये आंकड़ा एक बार मैं। सॉरी है, ये इतना है बेटे, है ना। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिया किसी वर्त का क्षेत्रफल, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात हमें करनी है। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा बेटे, हमारे पास में दिया है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है हमें 1611 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर। अब पाई को उधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर इधर ही बच गया, तो बटे कितना, पाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई। दोनों ओर का क्या कर दो बेटे, दोनों ओर का वर्ग मूल लेने पर, तो यहाँ से इसका वर्गमूल लोगे बेटा, इधर इसका वर्गमूल लोगे आप। ठीक है ना, इसका वर्गमूल आ गया बेटे आर। यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर खोलने के लिए बेटे 22 की पाई की वैल्यू खोल दो, 22, और जो बटे का 7 होगा बेटे ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा आर बराबर बेटे ये 616 के फैक्टर क्या हो गए, 616 के फैक्टर हो गए 88 गुना 7, गुना करके देख लो बेटे, 88 गुना 7 आ गए, 7 8 56 का 6 का। ठीक है ना, 80 लगे 5, 7 8 56, 56 और 5 कितना 61। ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ पर इसके फैक्टर कितने हो गए बेटे, 88 गुना 7, और एक 7 पहले से है, और बटे में क्या बेटे 22, 22 चौक 88, 22 चौक 88। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, 4 गुना 7 गुना 7, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकता हूँ 2 गुना 2, 2 का पेयर बन गया, 7 को क्या लिख सकता हूँ 7 गुना 7, 7 का पेयर बन गया। तो इस एक 2 के पेयर में से एक 2 बार, एक 7 के पेयर में से एक 7 बार, तो कितना आ गया बेटे 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई त्रिज्या, आर बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। जल्दी से आप राइट डाउन करें क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। ठीक है, क्या सभी बच्चों ने सवाल, आइए टाइप नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, पेपर में आने वाला सवाल होगा। सवाल नंबर 11, ये कहता है बेटे एक वर्त दिया हुआ है, इस वर्त के अंदर एक जीवा दी हुई है, ए और बी जीवा है, ये वर्त का केंद्र है ओ, इस वर्त के केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाला गया जिसकी लंबाई दी गई 2√11। ठीक है, ये क्या होगी बेटे, वर्त की त्रिज्या होगी। जीवा की लंबाई दी है, इसमें जीवा ए बी की लंबाई बराबर दिया है बेटे 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है ना, साथ ही साथ इसमें ये दिया गया है, इसका नाम बोल देते हैं डी, कि ओ डी लंब है किस पर बेटे, ए बी पर लंब है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब ये थ्योरम भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं फिर सवाल करेंगे। ये आपका एक वर्त हुआ, ये आपकी क्या हुई बेटे, जीवा हुई,
ये इसका केंद्र O हुआ, इसके केंद्र से जो इस पर रेखा खींची जाएगी बेटे वो इस पर लंब होगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना। ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया B। जैसे ये लंब होगा तो ये D जो हो जाएगा, D यहाँ पर मध्य बिंदु बन जाएगा। मध्य बिंदु किसका बेटे? AB का। AB का मध्य बिंदु बन जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि जो A से लेकर D तक की दूरी होगी वो बराबर होगी D से लेकर B तक की दूरी के। समझ में आई बात? अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि AB बराबर कितना होगा, तो AB बराबर यहाँ से क्या होगा बेटे, या मैं बोलूँ आपसे कि AD बराबर होगा कितना? AD बराबर होगा AB का हाफ। या मैं बोलूँ DB बराबर कितना होगा, तो क्या होगा बेटे? AB का हाफ होगा। ये बात यहाँ से याद करो, जल्दी से राइट डाउन करो इसे बेटा, जल्दी से राइट डाउन करो। जैसे ही मैं इसको त्रिज्या से यहाँ मिलाऊंगा तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। क्या होगा बेटे? समकोण त्रिभुज का निर्माण। इधर भी समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है ना। ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं बेटे? पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं। अब वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ तक का आप एक बार राइट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है ना। मिटा दे रहे हैं, ऐसे मिटा देते हैं। तो अब जो सवाल में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। AB बराबर हमें दिया है, AB बराबर दिया है बेटे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AD बराबर कितना हो जाएगा? AB/2 हो जाएगा, यानी 20/2, यानी कितना हो जाएगा बेटे? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। आपका हो गया बेटे समकोण त्रिभुज ADO में, ADO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो OA बराबर हो जाएगा √AD का स्क्वायर जमा DO का स्क्वायर। AD बराबर कितना है? 10 का स्क्वायर। OD बराबर कितना है? 2√11 का स्क्वायर। तो बेटे ये क्या हो गया? 100 हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और √11 का स्क्वायर बेटे, √11 का जब स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 11, यानी गुना में 11। तो यहाँ से आपके पास में आ गया 100 प्लस कितना? 44 बराबर कितना आ गया आपके पास में? √144। ठीक है। हमें OA निकालनी, तो रूट में 144 का मतलब क्या हो गया? 12 गुना 12। देखो 12 का पेयर बन गया, यानी 1 12 बाहर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास OA आ गई। OA बराबर 12 सेंटीमीटर। अतः वर्त की त्रिज्या OA है बराबर कितना बेटे? 12 सेंटीमीटर। यही इसका बेटे क्या आ गया? आंसर आ गया आपके पास में। नेक्स्ट टाइप लेते हैं बेटा। वर्त से संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट टाइप क्वेश्चन है आपका। उसके बाद ये वर्त का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइप नंबर 12 बेटे, चित्र दिया गया है सवाल में, चित्रानुसार कहा गया है। ये वर्त का केंद्र O है जिसका व्यास जा रहा है बेटे AB। ठीक है। इस पे यहाँ से ये और ये बन गया ऐसे। ये दिया गया है बेटे कितना? 5√2
और ये भी इतना कितना दिया है बेटे इधर 5√2 दिया गया है। ठीक है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब ऐसा लिख दिया, यहाँ पर चित्र बना दिया और क्या दिया बेटे, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। तो वर्त की त्रिज्या कहाँ से लेके कहाँ तक है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब आप बताओ ये एंगल कितना होगा। देखो ये व्यास हो गया, तो इसे नीचे को भूल जाओ, ये अर्धवर्त में स्थित कोण हो गया, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास समकोण, यानी ये सी हो गया। ठीक है ना, तो आप हल करोगे बेटे इसे, है ना। हम कहेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं ए सी बी बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो समकोण के सामने कर्ण होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण ये निकालना है हमें। यहाँ पर ए बी बराबर √AC का स्क्वायर और जमा क्या बेटे CB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना होता है बेटे 5√2 का स्क्वायर, और ये भी क्या दिया हुआ है 5√2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो बेटे यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलो, 5 का स्क्वायर कितना बेटे 25 और √2 का स्क्वायर कितना 2। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर कितना बेटे 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया 50 50 कितना बेटे 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे 10 गुना 10, तो 2 का 10 का एक पेयर बन गया, तो बराबर कितना आ गया 10। तो ए बी बराबर आ गया आपके पास में 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ए बी तो इस वर्त का व्यास है पूरा, निकालनी क्या है बेटे हमें त्रिज्या, है ना। त्रिज्या क्या है हमारे पास ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी का यानी व्यास का हाफ, यानी 10/2 बराबर कितना हो गया बेटे 5 सेंटीमीटर। आर बराबर त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे से राइट डाउन करेंगे। तो आज टाइप नंबर 12 के साथ आपकी वर्त की क्लास नंबर 9 हुई, जिसमें हमने वर्त का कंप्लीट किया और सभी संभावित टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर 1 बाय 1 कराए गए। सभी बच्चे इनके एक अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। इन टाइप से संबंधित आपको सभी सवाल आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए एंड सभी अपने डाउट्स को राइट डाउन करते जाइए और अपने राइट डाउन हमें नोट्स अपने डाउट्स बताइए। उन डाउट्स की हमको एक क्लास अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी छात्र ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार से जुड़े रहिए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।